नमस्कार प्यारे साथियों, मैं के आर जाट हेमिस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ आज हम शुरू करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के अंदर अपने एक पॉलिटिकल साइंस में एक बुक चलती है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। जैसा कि आपको पता है कि इस बार फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जिनमें सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगले वीडियोज में हम देखेंगे कि लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फिर लास्ट में बात करेंगे अपन कि निबंधात्मक क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं और कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सब की बात करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इतिहास की क्या महत्ता है। मानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इतिहास का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो इतिहास जो होता है, इतिहास का मतलब होता है बीते हुए कल की बातें, मानी बीते हुए समय की बात करना। तो याद रखना, राजनीति का जो अध्ययन में इतिहास की जो महत्ता के बारे में बात करें तो आपको पता है भूतकाल के बारे में जान के वर्तमान और भविष्य के डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम जिस इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो उसका आंसर इस प्रकार राइटिंग करेंगे कि जो इतिहास है वो राजनीति विज्ञान को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाता है। तो इतिहास क्या करवाता है, इस राजनीति विज्ञान को अध्ययन सामग्री, याद रखना, राजनीति विज्ञान को क्या उपलब्ध करवाता है, अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाता है या प्रदान करवाता है। जो क्या होता है कि वर्तमान राजनीतिक आंदोलन, याद रखना, वर्तमान राजनीतिक आंदोलनों, ठीक है, घटनाओं, और अगर बात करें संबंधों, मानी राजनीतिक आंदोलन हो गए, राजनीति संबंधित घटनाएं हो गई, और राजनीति के साथ में जो संबंध हैं, इन सब के, याद रखना, इन सब के मानी अध्ययन के लिए क्या उपलब्ध करवाता है, इतिहास आधार। याद रखना, इन सब के लिए क्या उपलब्ध करवाता है, आधार उपलब्ध करवाता है। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इतिहास का महत्व क्या है, कि इतिहास क्या करता है, राजनीति विज्ञान को अध्ययन के लिए सामग्री उपलब्ध करवाता है। सामग्री कैसे, कि वर्तमान के डिसीजन, जैसे कि आंदोलन हो गए, घटनाएं हो गई राजनीति संबंधित, और राजनीति के संबंध हो गए, उन सब का अध्ययन का आधार उपलब्ध करवाता है कौन, इतिहास। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें अपन की नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है, तो अपन पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि विज्ञान क्या है, याद रखना, पूछ ले विज्ञान क्या है, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि जैसे तो कि आपको पता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि पढ़ के आए हो आप 10th क्लास के अंदर भी कि विज्ञान सब्जेक्ट जो साइंस का सब्जेक्ट है उसकी परिभाषा वगैरह। ठीक है, तो लगभग सबको जनरली पता रहता है कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो याद रखना, फिर भी मैं आंसर बताने का प्रयास करता हूँ कि मान लो कोई भी विषय हो गया, या फिर बात करें वस्तु, कोई भी विषय की बात करें, या फिर बात करें वस्तु की वास्तविक, याद रखना, वास्तविक कह दो, क्रमबद्ध, या यूं कह सकते हैं सुव्यवस्थित, और अगर बात करें विशिष्ट,
ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। याद रह जाएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं? या तो कोई भी विषय मान लो, चाहे वस्तु मान लो, उसका वास्तविक अध्ययन करना, उसका बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से यानी क्रमबद्ध अध्ययन करना, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से और विशिष्ट ज्ञान के साथ में। याद रखना, अगर आप जनरली यूं भी लिख दोगे ना कि किसी विषय या वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान, तो भी चल जाएगा। मानी जनरली अगर यूं लिख दोगे कि जो कोई भी विषय है, इस विषय का अगर क्रमबद्ध अध्ययन करना विज्ञान है। याद रखना, अगर ये लाइन भी लिख देते हो ना तो भी काम चल जाएगा। बस 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं ये भी कंप्लीट आपका, और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इतिहास की क्या महत्ता है ये भी कंप्लीट है। ठीक है, अब अगर आगे की बात करें अपन, तो राजनीति विज्ञान में अगला क्वेश्चन है कि अपने जो किन्हीं पूछ ले 4 परंपरागत विचारकों के नाम बताइए। ठीक है, प्रश्न क्या पूछेगा? 4 के नाम पूछ रहे हैं, परंपरागत विचारकों के नाम पूछ रहे हैं, 4 परंपरागत विचारकों के नाम। ठीक है, याद रखना, एक तो होता है जैसे परंपरागत विचारक और एक होते हैं आधुनिक, दोनों की बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो आपसे ये पूछेगा, जनरली पूछेगा कि 4 परंपरागत, 4 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ये कर सकता है कि 2 पूछ लेगा कि 2 परंपरागत विचारकों के नाम, जो थिंकर हैं उनके नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं आंसर राइटिंग में। जैसे फर्स्ट नंबर बात करेंगे अपन प्लेटो, फर्स्ट नंबर बात करेंगे प्लेटो की। सेकंड नंबर पे बात करते हैं अपन अरस्तु, सेकंड नंबर पे अरस्तु की बात कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर बात करें तो गार्नर की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, और फोर्थ नंबर की बात करें तो ब्राइस की बात कर लेते हैं। याद रखना, अगर बात करें प्लेटो, अरस्तु, गार्नर, ब्राइस, ये चारों के चारों क्या हैं? परंपरागत जो विचारक हैं वो हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड और भी पूछ लेगा कि कोई भी आधुनिक विचारकों के नाम बताइए, या आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख अग्रणी 4 विद्वान कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से पूछ लेना, तो उनका आंसर भी अपन यहीं पे कर लेंगे कि जो अगर पूछेगा आधुनिक राजनीतिक विचारक, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आधुनिक राजनीतिक विचारक, तो अपने यहाँ लिखेंगे आधुनिक राजनीतिक विचारकों के कुछ नाम हैं, वो आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि पूछा जा सकता है बिल्कुल। या तो 4 पूछेगा या 2 पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, और 2 से कम भी नहीं पूछेगा। तो अपन बात कर लेते हैं आधुनिक जो राजनीतिक विचारक हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हैं ग्राहम वेलेस। सेकंड नंबर पे बात करें तो A.F. बेंटले। थर्ड नंबर की बात करें तो वो हैं लासवेल, और अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो वो हैं केटलिन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, चारों ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अपन ने सिर्फ शॉर्ट में केवल 3 क्वेश्चनों की बात करी है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इतिहास का क्या महत्व है, विज्ञान किसे कहते हैं, और विज्ञान के राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत विचारक हैं उनकी बात कर ली। जो परंपरागत 4 विचारक हैं जिनमें प्लेटो, अरस्तु, गार्नर और ब्राइस, ये याद रखना है। अधिकतम 4 पूछ सकता है, न्यूनतम 2 पूछेगा, और परंपरागत पूछने की संभावना तो आधुनिक का भी पूछ सकता है, दोनों में से एक पूछ सकता है, हो सकता है दोनों पूछ लें। ठीक है, कि आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन कौन से हैं, तो एक तो है ग्राहम वेलेस, दूसरा है A.F. बेटलैंड, तीसरा है लासवेल और चौथा है कैटलिन। ठीक है, तो इस प्रकार ये परंपरागत के कुछ हैं और कुछ आधुनिक के हैं, तो इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें आगे की क्वेश्चनों की, तो
आगे क्वेश्चन यही पे इसी पेज पे ले लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, परंपरागत उपागम के राजनीति विज्ञान के योगदान के 4 बिंदु बताइए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब ये ऑप्शनल तो है नहीं, जैसे भाई अपने ऑब्जेक्ट टाइप वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन पूरा ही लिखना पड़ता है और उसी के हिसाब से समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें कह रहा है कि परंपरागत उपागम के राजनीति विज्ञान के योगदान के 4 बिंदु बत की परंपरागत जो राजनीति है उसका क्या योगदान है, तो उसकी बात करेंगे अपन। तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ आपके सामने। जैसे पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो एक तो पहली बात है विचारों एवं संस्थाओं का विकास क्रम। याद रखना, विचारों एवं संस्थाओं का विकास क्रम हो जाएगा पहला। और अगर नंबर 2 पे बात करें तो विश्वव्यापी सिद्धांतों का दिग्दर्शन। ठीक है, और अगर 3rd नंबर की बात करें तो विश्वव्यापी व्यवस्थाओं का दिग्दर्शन। और चौथा यही लिख देता हूं मैं, समकालीन राजनीतिक संस्थाओं समस्याओं पर प्रकाश। ठीक है, तो याद रखना जो परंपरागत उपागम की बात कर रहे हैं तो राजनीति विज्ञान में क्या क्या योगदान है उनका। तो पहली बात तो जितने भी जो विचार हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनका विकास क्रम का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर विश्व के जितने भी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ठीक है, उनका इसमें पता चल जाता है अपने को। इसके अलावा विश्वव्यापी जितने भी व्यवस्थाएं हैं कि अलग अलग देशों में पॉलिटिकल साइंस में या अलग अलग देशों के संविधान में या राजनीतिक व्यवस्थाओं में कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, उन सब के बारे में सीखने को मिलता है। और समकालीन राजनीति की जो पहले के जब जिस समय की बात करें, राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण जो संस्थाएं थी, राजनीति विज्ञान की जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी, उन सब के बारे में भी अपने को सीखने को मिलता है, अध्ययन करने को मिलता है। इस प्रकार ये अपन 4 क्वेश्चनों की बात कर लें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं अपन। अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजनीति विज्ञान की परंपरागत अवधारणा के 2 प्रमुख लक्षण को याद रखना। कहीं पे पर्सन में लिखा हो जाए लक्षण, तो लक्षण का मतलब विशेषता होती है उसकी। ठीक है, विशेषताएं बताइए। ठीक है, जो राजनीति विज्ञान की देखो 2 अवधारणाएं होती है, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। तो अब बात कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए जो राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत जो अवधारणा है उसके बारे में, कि इसकी कोई अपने को 2 प्रमुख विशेषता बतानी। कितनी बतानी है? 2 प्रमुख विशेषता बतानी है या 2 लक्षण बताने हैं। अब याद रखना, जो गुण होते हैं वो भी विशेषता, जो अवगुण होते हैं ना वो भी विशेषता हैं। गुण और अवगुण दोनों ही विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे किसी भी चीज की विशेषता पूछ ले, लक्षण पूछ ले, तो उसके गुण और अवगुण दोनों के बारे में लिखना है। और कई बार लिखा होता है, जैसे किसी पर्सन के लास्ट में मिलेगा आवश्यकता शब्द आ जाए। आप आवश्यकता पढ़ के गए हो और वहां लिखा हो जाए महत्व, तो भी बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, पर्सन के लास्ट में ऐसे कुछ शब्द दे देता है, अपन जैसे पढ़ के जाते हैं कारक है और अगला उठा के दे देता है कारण है। एक ही बात है, कंफ्यूजन होना नहीं है,
एक ही बात है। आवश्यकता या महत्व पूछ ले एक ही बात है। कारक पूछ ले, कारण पूछ ले एक ही बात है। लक्षण पूछ ले, विशेषता पूछ ले, या गुण और अगुण पूछ ले तो भी वो क्या होती है, विशेषता ही होती है। तो याद रखना, बात किसकी कर रहे हैं, जो परंपरागत अवधारणा है राजनीति विज्ञान की, जो परंपरागत अवधारणा है इसके अपन बात कर रहे हैं कि दो कोई भी प्रमुख लक्षण या विशेषता बताइए। तो आपको जितने भी याद है, 2 3 4, कम से कम 4 तो याद करना ही करना। प्रश्न में 2 पूछेगा, कम से कम अधिक से अधिकतम 4 पूछने की संभावना रहती है। तो आंसर राइटिंग में अपन करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर की बात करें, इसकी जो विशेषता है या जो इसके लक्षण हैं उनकी बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो मूल्य होते हैं, मूल्यों में आदर्शों को, ठीक है, मूल्यों में आदर्शों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, स्थान दिया जाता है। ठीक है भाई, परंपरागत जो अवधारणा है ना, इसमें व्यक्ति के आदर्श या व्यक्ति के मूल्यों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके अलावा अगर सेकंड नंबर की बात करें तो इसमें यह करेंगे कि यह मानी परंपरागत अवधारणा की बात करें, यह आत्मनिष्ठ विचारधाराओं का एक समूह है। ठीक है, आत्मनिष्ठ विचारधाराओं क्या बताया गया है, इसे एक समूह बताया गया है। किसे, परंपरागत जो अवधारणा है उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर थर्ड नंबर की बात करें तो एक तो देखो मूल्यों, जो अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं, मूल्यों के साथ में आदर्श, या मूल्यों के साथ में क्या पढ़ेंगे, नैतिकता पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, या मूल्यों के साथ में क्या चीज आ रही है, यहाँ पे मूल्यों के साथ में आ रही नैतिकता। ठीक है, और यहाँ पे मूल्यों के साथ में क्या आ रही थी, व्यक्ति के आदर्श। और फोर्थ नंबर की बात करें तो यह परस्पर असंबद्ध विचारधाराओं का समूह है। याद रखना, असंबद्ध विचारधाराओं का समूह है। तो इस प्रकार अपन ने 4 चीज़ों की बात की, परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत 4 इसकी विशेषताओं की बात कर ली। ठीक है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार में कि प्रश्न में हो सकता है 4 पूछ ले, अधिक से अधिकतम 4 पूछने की संभावना होती है और कम से कम 2 की संभावना होती है। फिर इसके जस्ट अगर आगे और बात करें तो ये अपन इतनी देर से बात कर रहे थे परंपरागत अवधारणा की, अब थोड़ी सी बात करेंगे आधुनिक अवधारणा की। ठीक है, अब जैसे पूछा है कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत अवधारणा के जो लक्षण है या जो गुण है या विशेषता पूछ ली, तो आधुनिक का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और आधुनिक का भी तो पूछेगा, तो एज इट इज प्रश्न हो जाएगा कि राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक अवधारणा, मानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रश्न ये का ही रहेगा। तो राजनीतिक या राजनीति विज्ञान की आधुनिक अवधारणा के दो प्रमुख हैं लक्षणों की बात कर रहे हैं। लक्षण मानी विशेषता बताइए। ठीक है, लक्षण या विशेषता बताइए। ठीक है, तो आधुनिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो जैसे आंसर राइटिंग में फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा कि जो समकालीन राजनीति विज्ञान में मानव के राजनीतिक व्यवहार, तो फर्स्ट नंबर पे याद रखना है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। याद रखना, बात करें मानव के कौन से व्यवहार की बात कर रहे हैं, राजनीतिक व्यवहार की। मानव का राजनीति के प्रति व्यवहार किस प्रकार का है, इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जाता है आधुनिक दृष्टिकोण में, कि आज के ज़माने में मानव राजनीति के प्रति कितना सक्रिय है और कितना निष्क्रिय है, इस बात का पता लगाया जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर की बात करें
एक है होती है तुलनात्मक, तुलनात्मक राजनीतिक है, राजनीतिक है अध्ययन पर बल दिया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है तुलनात्मक राजनीति, मानी जो आधुनिक राजनीति की जो अवधारणा है, राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक अवधारणा है, इसमें याद रखना कि आज के ज़माने में मानव राजनीति के बारे में क्या सोचता है, कितना सक्रिय है, उसके बारे में। दूसरी चीज़ राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे पिछली बार कौन सी सरकार थी, इस बार कौन सी सरकार है, पिछली बार जो सरकार थी उसने कौन कौन से काम करवाए, इस बार सरकार ने कौन कौन से काम करवाए। इस प्रकार राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं, एक पुस्तक है, उस पुस्तक की बात करेंगे अपन यहाँ पे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा कई बार पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं उसको। एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, पूछ सकते हैं। एक पुस्तक है न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स, ये पुस्तक है साहब। ठीक है, इस पुस्तक का अगला पूछेगा कि लेखक बताओ, या इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक की बात करेंगे अपन यहाँ पे। बिल्कुल किताबों के नाम वगैरह पूछे जाने की 100% संभावना रहती है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? अति लघुतरात्मक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स ई मेरियम। जी हाँ, याद रखना, न्यू आस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना चार्ल्स ई मेरियम, चार्ल्स ई मेरियम। ठीक है, इसके बाद फिर से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के 2 कारण बताइए। ठीक है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के 2 कारण बताइए। तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के 2 कारण देखना है अपने को। तो 2 कारण कौन कौन, बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है। 11 तारीख से एग्जाम की संभावनाएं बताई जा रही है, हो सकता है 2-4-5 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन निश्चित मान के चलिए कि जनवरी में ही आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है बीए पार्ट फर्स्ट का, उसकी एग्ज़ाम 100% होना निश्चित है। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे अपन कि आंसर राइटिंग में हो जाएगा। जैसे उत्तर व्यवहार की बात कर रहे हैं, व्यवहारवादी जो क्रांति है वो क्रांति क्यों हुई, उत्तर व्यवहारवाद में क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, तो उसकी बात करेंगे अपन। पहली बात तो देखो, व्यवहार में अपर्याप्तता, मानी बात कर सकते हैं व्यवहार में अपर्याप्तता कह सकते हो, या फिर यूं कह सकते हो अपूर्णता, मानी विचारधारा का मेल नहीं खाना। दूसरी चीज, व्यवहारवाद के लिए जो रिसर्च हो रहा था, शोध हो रहा था, उसके प्रति लोगों में असंतोष, मानी व्यवहारवादी शोध के प्रति लोगों में क्या था? असंतोष। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए कि मुश्किल से 3 या 4 क्लासों के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन सारे सल्ट जाएंगे अपने। मुश्किल टोटल 8-10 क्लासों के अंदर पॉलिटिकल साइंस का पूरा निचोड़ निकाल के रख देंगे अपन। ठीक है, कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चनों के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाए, इस प्रकार से कोशिश करेंगे अपन। बाकी जो भी लिखवाया जा रहा है आपको पूर्णतः याद करना है। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इन क्वेश्चनों के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बात व्यवहारवाद की चल रही है तो व्यवहारवाद का एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे, कि जो व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे, मानी व्यवहारवाद जो है, इस व्यवहारवाद का संस्थापक या यूं कह सकते हैं जनक
कौन था, जिसको अपन पॉलिटिकल साइंस में नहीं मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। याद रखना, मनोविज्ञान में भी इस चीज़ को पढ़ते हैं कि जो व्यवहारवाद है इसका जो संस्थापक कह सकते हैं या जो जनक जो कहते हैं वो कौन था। तो बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है अपने को, जे बी वाटसन। अगर आप सीधा वाटसन भी लिख के आ जाओगे ना तो भी गलत नहीं होगा आपका। याद रखना, ये मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है और ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है कि व्यवहारवाद का जनक कौन था। तो जे बी वाटसन। याद रखना, व्यवहारवाद का जनक कौन था, जे बी वाटसन। इनको बिल्कुल याद करते हुए चलना है, बिल्कुल याद करते हुए चलना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये व्यवहारवाद और ये जो उत्तर व्यवहारवाद है ये है क्या। याद रखना, व्यवहारवाद, प्रश्न पूछ लेगा आपसे, व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित कीजिए। तो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं अपन इसको। अगला क्वेश्चन है, एक तो है व्यवहारवाद, ठीक है। अगर बात करें वह उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को क्या करना है अपने को, परिभाषित, ठीक है। इसके परिभाषित क्या करना है। अब देखो, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इन सब की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं व्यवहारवाद। सबसे पहले बात करेंगे इसकी, व्यवहारवाद है क्या, ठीक है। बिल्कुल इसकी सटीक परिभाषा याद करेंगे। तो ट्रूमैन के अनुसार याद करते हैं इसको, ट्रूमैन के अनुसार, याद रखना, ट्रूमैन के अनुसार, ठीक है। ट्रूमैन ने इसके बारे में क्या कहा है उसकी बात करेंगे कि अनुसंधान, अनुसंधान मानी रिसर्च, शोध कह सकते हो, आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर आधारित तथा व्यवस्थित हो। याद रखना, व्यवहारवाद क्या होता है कि जो अनुसंधान और अनुभविक मानी अनुभव वाली जो प्रणालियाँ इनका जिनका प्रयोग करते हैं उस पर जो भी चीज़ें आधारित होती है वो तो होता है अपना व्यवहार। याद रखना, मानी कोई भी चीज़ जो व्यवहार होता है, जैसे कि अनुसंधान, कोई भी अपन जैसे रिसर्च कर रहे हैं उसमें अपने को क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो अनुभव आधारित जो भी प्रणालियाँ होती हैं वही क्या कहलाती हैं, व्यवहार कहलाती हैं, ठीक है। और बात दूसरी करें अपन उत्तर व्यवहारवाद की, उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद की अगर बात करें अपन यहाँ पे, तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद का एक सुधार आंदोलन है। मानी उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद का एक सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन है। और इसके दो नारे हैं। इसके कितने नारे हैं, दो। फर्स्ट तो कौन सा है, संगति, और दूसरा कौन सा है, कर्म। अच्छी संगति रखो, अच्छा कर्म करो। अच्छी संगति और अच्छा कर्म, ये क्या है, दो नारे हैं। मानी व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी उनको सुधार करने के लिए कौन सा वाद आया, उत्तर व्यवहारवाद आया, जिसमें दो प्रमुख नारे दिए गए, संगति और कर्म। अच्छी संगति और अच्छा कर्म, याद रखना, अच्छी संगति और अच्छा कर्म, ठीक है। फिर बात करते हैं व्यवहारवाद की चार विशेषता, याद रखना। क्वेश्चन अगला, व्यवहारवाद जो है इसकी जो चार विशेषता, वही बात है, क्या पूछ लेगा, लक्षण। क्या पूछ लेगा, लक्षण। ये प्रश्न है कि व्यवहारवाद की कोई चार विशेषता या लक्षण बताइए, ठीक है। या फिर एक प्रश्न घुमा के और पूछ लेगा कि किसके अनुसार, तो याद रखना डेविड स्टन के अनुसार। क्वेश्चन एक और बन सकता है, एक तो डेविड स्टन, याद रखना
डेविड स्टर्न के अनुसार भी पूछ लेगा कि डेविड स्टर्न के अनुसार 4 विशेषता या 4 लक्षण बताइए, तो दोनों का उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग क्या करेंगे, जैसे नंबर फर्स्ट 4 विशेषता पूछी है ना अपने से, तो एक तो नियम, नियमन, किसी भी चीज का नियम। फिर दूसरी चीज सत्यापन, प्रमाणित जिसे कहते हैं अपन। ठीक है, सत्यापन का मतलब प्रमाणित जिसे कह सकते हैं। तीसरा उसमें क्या होना चाहिए, तकनीकी, यानी तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। और इन सब के बाद में प्रमाण चाहिए अपने को, प्रमाणीकरण, मानी सबूतों के साथ में, याद रखना, प्रमाणित, ऑथेंटिक जिनकी बात करेंगे अपन। तो इस प्रकार नियमन, सत्यापन, तकनीक और प्रमाणीकरण, ये 4 क्या हैं, व्यवहारवाद की विशेषता है। किसकी विशेषता है, ये चारों ही व्यवहारवाद की विशेषता है, व्यवहारवाद की विशेषता है। ठीक है, बिल्कुल नोट डाउन करते हुए जाना है आप लोगों को, मेरे साथ के साथ नोट करते रहना आप लोग। अब ये जो व्यवहारवाद है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यवहारवाद जो है, इसकी थोड़ी सी बुराई करनी है अपने को। व्यवहारवादी क्या करनी है, कोई भी अपने को 2 आलोचना करनी है, आलोचना। अब सुनो इधर, इतना ध्यान रखना कि अगर जिसमें अच्छाई होती है ना, अच्छाई वो तो होती है विशेषता। अच्छाई के जो विशेषता होती है ना, विशेषता लक्षण, वो होती है अच्छाई। ठीक है, और आलोचना का मतलब बुराई, माने जो अच्छाई है ना उनको उल्टा कर दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, बुराइयां हो जाएंगी। जो आपने जो भी अच्छाइयाँ पढ़ी, मान लो कोई भी टॉपिक है आपने निबंधात्मक पढ़ा है और उसकी कुछ विषय अच्छाइयाँ पढ़ लिया आपने, फिर अगर आपको अपने अनुसार लगता है कि इसमें ये कमियां रह गई, बस वही क्या है, आलोचना है। वही अपने को लिख देना है, बिल्कुल रटना नहीं, बिल्कुल समझते हुए चलना है। रटने वाला जमाना 10वीं 12वीं में होता है जो चला गया। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे चलना है, अपने को समझते हुए चलना है। ठीक है, ताकि एक लाइन अगर आपको लिखा दी जाए समझा करके, तो उसकी 4 लाइन यहाँ पे बना सकूं, उस प्रकार चलना है। अब सुनो इधर, व्यवहारवाद है, ये नियम की बात करता है। देखो मैं बताना सिखाऊं आपको, ये नियम की बात करता है, विशेषताओं के अंदर नियम की बात कर रहा था। तो पहली बात तो मानव के व्यवहार को नियमबद्ध करना कठिन होता है, क्योंकि नियम बनाओगे 2-4 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद में फिर आदत में नहीं रहती वो चीज़, वापस नियम टूट जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जैसे इसमें नियम की बात की थी, विशेषताओं में अपन इसी नियम को तोड़ते हैं। तो इसमें अपन क्या बनाएंगे, तो पॉइंट क्या बनाएंगे कि मानव व्यवहार को नियमबद्ध करना कठिन है, क्योंकि मानव का जो व्यवहार है इसको व्यवस्थित माने नियमबद्ध तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य से नियम कभी ना कभी टूटते जरूर हैं। क्योंकि जैसे कि आपने आज पढ़ने का नियम बनाया कि ठीक है मुझे आज पढ़ना है, ठीक है, 2-4 दिन चाव के चक्कर में पढ़ोगे और उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, कुछ शादी ब्याह आ जाएंगे, सर्दियों का टाइम है, फिर नींद आने लग जाएगी, तो वो नियम कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। इसलिए याद रखना, व्यवहारवाद में क्या होता है कि मानव व्यवहार को नियमबद्ध करना बड़ा कठिन होता है। और अगर सेकंड नंबर की बात करें तो राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पूर्वानुमान कठिन है। याद रखना, पूर्वानुमान कठिन है, मानी वैज्ञानिक पूर्वानुमान क्या होता है, कठिन। किसमें, राजनीति विज्ञान में। विज्ञान में तो पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे विज्ञान का उदाहरण बताऊं मैं, केवल विज्ञान का ही, जैसे मान लो 2 कोई भी केमिकल हैं, उनको मिलाते रिएक्शन होगा, तीसरी चीज बन जाती है। ठीक है, तो याद रखना, जैसे O2 और जैसे बात करते हैं O2, विज्ञान का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, केवल विज्ञान का। O2 में याद रखना, ऑक्सीजन के 2 अणु में एक अणु अगर और मिल जाते हैं तो O3 बन जाता है। O3 का मतलब होता है ओजोन। तो पिक सही है, इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि O2 में, ऑक्सीजन में अगर एक अणु और मिल जाता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, O3 बनते क्या हो जाता है, ओजोन हो जाता है। ये पिक्स है, आंकड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आप अनुमान नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए बताऊं आपको कि जैसे भी चुनाव का दौर गुजरा ही है अभी तो, और विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो सिर्फ एक अपन अनुमान तो लगाते हैं कि इस बार ये पार्टी जीतेगी, ये हारेगी, इसकी सरकार बनेगी, ये विधायक जीतेगा, ये सांसद जीतेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि अपन जो सोचते हैं वही हो जाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान की राजनीति की बात करें, जो अपने मुख्यमंत्री साहब है भजन लाल जी, इनको पहली बार विधायक का टिकट मिला
और पहली बार में क्या बन गए, सीएम बन गए। किसी ने दूर दूर तक अंदाजा नहीं लगाया था, पूर्व अनुमान, याद रखना, पूर्व अनुमान किसी ने नहीं लगाया था इस राजनीति में कि भजनलाल जी जो हैं राजस्थान के सीएम बन जाएंगे। सब अंदाजा लगाते, कोई वसुंधरा जी बनेगी, कोई कहते बालकनाथ जी बनेंगे, हैं, कोई कह रहा था कांग्रेस सरकार आएगी, गहलोत जी बनेंगे। ऐसे पूर्व अनुमान लगाना कठिन होता है किसमें, राजनीतिक विज्ञान में। विज्ञान में लगाया जा सकता है, जैसे मैंने ये उदाहरण बताया, लेकिन राजनीति विज्ञान में पूर्व अनुमान लगाना बड़ा ही कठिन है। तो ये क्या हो गया, आलोचना हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई, आलोचना हो गई। ठीक है, और फिर अगर बात करें कि व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, ठीक है, यानी पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना। व्यवहारवाद के उदय के कोई दो कारण बताइए, कोई भी दो कारण बताने अपने को कि व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ। ठीक है, अब सुनो इधर कि एक तो था परंपरागत और एक पढ़िए पढ़ने भी आधुनिक राजनीति, एक परंपरागत, तो उसी को आधार बना के इसका उत्तर कैसे निकाल सकते हैं। देखो, क्योंकि पहले परंपरागत आधुनिक के बाद में उदारवाद की बात करी है अपन ने। ठीक है, तो जो पहले परंपरागत थी उसके बाद आधुनिक आई। अरे सीधी सी बात है, कोई भी जैसे परंपराएं होती है, पहले पुरानी परंपरा, उसमें कुछ फेरबदल करना हो तो आधुनिक परंपरा बन जाती, नई परंपरा बन जाती है। ठीक है, और आजकल तो आप देख रहे हो हर जगह नई परंपरा बन जाती है, पुरानी परंपराओं को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पुरानी जो परंपराएं थी उनसे हमारा मन भर गया हो, उनके प्रति असंतोष पैदा हो गया हो, इसलिए हम क्या करते हैं, आधुनिक की जो परंपराएं होती हैं उनको अपना लेते हैं। तो बस इसी को उदाहरण को ध्यान में रखते हुए सुनना एक बार कि पहला तो है परंपरागत, परंपरागत जो अध्ययन की जो पद्धतियां जो थी, पद्धतियों के प्रति असंतोष। ठीक है, कि पुराने तरीके, पुराने जमाने में जो अध्ययन करने की जो पद्धतियां मान, जो तरीके थे, तो उनसे असंतोष। जैसे बात करूं मैं तो ये पुराने जमाने के अंदर टीचर सिर्फ बोलता था, स्टूडेंट सुनता था और उसको याद हो जाया करता था। जैसे रामायण में देखा होगा आपने कि शिष्य गुरु के पास में शिक्षा लेने के लिए जब जाते थे तो गुरु जी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे, उनको भाषण सुनाया करते थे, वो भाषण उनको याद हो जाया करते थे। आजकल वाले बच्चों को सुना के देखो, भाषण नहीं सुनते, क्योंकि वो लिखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आज वाले स्टूडेंट लिखी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रमाणित मानते हैं वो। इसलिए परंपरागत अध्ययन पद्धति, अध्ययन के जो तरीके हैं उनके प्रति क्या हो गया, असंतोष हो गया। इसकी वजह से क्या उत्पन्न हुआ, व्यवहारवाद उत्पन्न हुआ। सेकंड नंबर की बात करें तो नवीन अध्ययन पद्धतियों, माने तरीका भी लिख सकते हैं उसको, का बढ़ता प्रयोग। ठीक है, कि वर्तमान जमाने में जो नई नई जो अध्ययन की जो पद्धतियां हैं उनका प्रयोग क्या हुआ है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या पनप रहा है, व्यवहारवाद पनप रहा है। कि पुराने तरीकों से तो असंतोष उत्पन्न हो गया और नए तरीके क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए व्यवहारवाद का जन्म हुआ। इसलिए अपन ने पढ़ा था कि व्यवहारवाद के उदय के कोई दो कारण बताइए हैं। ठीक है, इसके बाद अपन करेंगे कल। ठीक है, डेली का एक वीडियो डालता रहूँगा। आपका अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, मुझे मोटिवेशन मिला, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अधिक से अधिक इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, इसको सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं तत्पर रहूँगा आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। पॉलिटिकल के साथ में ज्योग्राफी और हिस्ट्री के वीडियो बनाएंगे, लेकिन जब आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मिलेगा, मुझे लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपका अधिक से अधिक सपोर्ट मिलेगा, तभी मैं आगे के विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना पाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।